देखिए स्टार्ट करते हैं नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो बोरोइंग कॉस्ट पर है। और बोरोइंग कॉस्ट मतलब जब हम लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देते हैं तो उस इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट हो वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें सीखना है। तो क्या ऑब्जेक्ट है इसका? बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग करना। ये डील नहीं करता है इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी, मतलब जो ओनर अपना पैसा लगा रहा है उसकी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, ना ही हम प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोन की बात कर रहे हैं, जो लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं हम लोग। तो ये बहुत ही यूजुअल है कि लोन लिया जाता है बिजनेस में किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, क्योंकि एसेट की वैल्यू ज्यादा होती है और हमारे पास उतना पैसा होता नहीं है, तो हम लोग लोन ले लेते हैं। However, a substantial gestation period is required before the asset can be put to effective use. कई बार काफी टाइम लग जाता है asset को इस्तेमाल करने से पहले। तो जो इंटरेस्ट होता है और कोई भी कॉस्ट होती है जो asset को यूज करने से पहले की होती है उसको हम बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। AS16 एम करता है कि अकाउंटिंग हम बोरोइंग कॉस्ट के बारे में पता लगा पाए कैसे करना है, लेकिन ये वही एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट कैपिटल, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उसके बारे में बात नहीं करता। तो कुछ डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। बोरोइंग कॉस्ट का क्या मतलब है? तो बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट या दूसरे ऐसे खर्चे जो एंटरप्राइज करता है लोन से रिलेटेड। बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, अगर हम बैंक या और कोई बोरिंग करते हैं। एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जैसे हमने डिवेंचर इशू किए तो डिवेंचर हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो अगर हमने डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किया है तो वो डिस्काउंट को जो राइट ऑफ करते हैं हर साल वो भी हमारी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है, और जो प्रीमियम होता है रिडेम्पशन पर वो भी हमारी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा हो जाता है। फाइनेंस चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज, कई बार आप लोन पर ही असेट को खरीद लेते हैं और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, तो जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने पे इंटरेस्ट चार्जेस होता है वो भी यहाँ बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, अगर आप कई बार फॉरेन करेंसी में लोन ले लेते हैं तो एक्सचेंज करने पे जो डिफरेंस आता है इंटरेस्ट कॉस्ट में, उसको भी हम बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बोरोइंग, एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन बोरोइंग, कोई और कॉस्ट होती है बोरोइंग से रिलेटेड उसको एमोर्टाइज करना। फाइनेंस चार्जेस, हम जो असेट को एक्वायर्ड करने से रिलेटेड करते हैं फाइनेंस लीज में वो, और एक्सचेंज डिफरेंस, तो ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड होती है। अब आता है कई बार हमारा बहुत बार यूज होगा क्वालिफाइंग एसेट। तो क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसी एसेट है जिसे बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है यूज करने या सेल करने से पहले। मतलब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, उसको यूज या सेल करने से पहले। इसका मतलब अगर हम कोई असेट बना रहे हैं और उसे बनाने में समय लग रहा है तो वो भी वो क्वालिफाइंग असेट है। और अगर हम कोई स्टॉक गुड्स बना रहे हैं बेचने के लिए और उसे बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है तो उसे भी हम क्वालिफाइंग असेट बोलेंगे। मतलब मान लिया हम प्रॉपर्टी डीलर है या हम प्रॉपर्टी डेवलपर है, हमने जमीन खरीदी और उस पर फ्लैट बना रहे, तो फ्लैट बनाने में तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, और वो जो फ्लैट बना रहे हैं वो हमारे लिए स्टॉक है, गुड्स है, क्योंकि वो हम बेचेंगे, तो वो भी क्वालिफाइंग असेट की मीनिंग में आ जाएगा। तो क्वालिफाइंग असेट के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई फिक्स्ड असेट हम बना रहे हैं या एक्वायर कर रहे हैं, अभी यूज करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा है, वो इंटेंजिबल असेट भी हो सकती है, केवल टेंजिबल नहीं इंटेंजिबल असेट भी हो सकती है। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं जिसे किराए पे देना चाहते हैं। इन्वेंट्री भी हो सकता है जिसे बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। जनरली 1 साल से ज्यादा पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोल दिया जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। ए लिमिटेड ने एक लोन लिया है 20 लाख रुपए का, और वो पेड़ को खरीदने के लिए हमने इस्तेमाल किया। जो पेड़ है वो बड़ा होकर पौधा जो है बड़ा होकर पेड़ बनने में, और उसका जो लकड़ी बेचने में 3 साल का टाइम लगता है एवरेज। कंपनी चाहती है कि इंटरेस्ट कॉस्ट को हम इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि जो हमारा हम जो लकड़ी बेचना चाहते हैं उसके लिए जो पौधे हमने अभी उगाना शुरू करे हैं जो बड़े होंगे 3 साल में, तो उसमें जो पैसा लगा है, उधारी का पैसा लगा है, लोन लिया है, तो लोन का इंटरेस्ट बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, 1 साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है, और ये क्वालिफाइंग एसेट है, और इस पर जब तक वो बिकने के लिए, जब तक उग रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जब तक का इंटरेस्ट उसके कॉस्ट में जुड़ जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, इसकी कॉस्ट में जुड़ जाना चाहिए। कंडीशंस फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। कैपिटलाइजेशन मतलब अगर हम असेट की कॉस्ट में जोड़ना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, those borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset are eligible for capitalization. Directly attributable costs are those costs that would have been avoided if the expenditure on qualifying asset had not been made. मान लिया आप कोई एसेट खरीद रहे हैं और उसे खरीदने के लिए स्पेसिफिकली लोन लिया आप। एक आपने मशीन खरीद रहे हैं और मशीन यूएसए से आ रही है 2 करोड़ रुपए की, और उस मशीन के लिए आपने लोन लिया है। अगर आप मशीन नहीं खरीदते तो लोन नहीं लेते, उस मशीन को खरीदने के लिए लोन लिया है, तो ये है एक लोन जो स्पेसिफिकली हमने किसी पर्टिकुलर असेट को खरीदने के लिए लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल कैपिटलाइज आप कर सकते हैं जब तक कि वो असेट इस्तेमाल करने लायक नहीं हो रही है ना, जब तक कि आप उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। और केवल ये जरूरी नहीं है कि आपने उस पर खर्चा किया है, वो असेट आपको फ्यूचर में बेनिफिट भी दे और उसकी कॉस्ट का आप अंदाजा लगा सके। मान लिया आपने एक मशीन मंगाई, मशीन आपने इंडिया में मंगा ली, लोन लिया। अब आप इंडिया में आने के बाद पता चला आप मशीन 2 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी आप, और आपको पता चला कि ये यूजलेस है, आपके काम की नहीं है, इससे आप कोई बेनिफिट नहीं ले पाओ, तो जो कॉस्ट है इंटरेस्ट कॉस्ट तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, क्वालिफाइंग एसेट आपको फ्यूचर बेनिफिट दे। अब फ्यूचर बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। दूसरा, अगर आप कॉस्ट का पता सही से नहीं लगा सकते तो भी नहीं, जब तक कॉस्ट का सही से पता नहीं लगेगा आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, तो कितनी अमाउंट आप कैपिटलाइज करें, कितनी अमाउंट। अगर आपने स्पेसिफिक बोरोइंग करी है, स्पेशली कोई लोन किसी पर्टिकुलर एसेट को खरीदने के लिए लिया है, तो आपको क्या करना है, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट लेस एनी इंसिडेंटल इनकम। देखो होता क्या है, मान लिया आपने एक स्पेशल लोन लिया किसी एसेट को खरीदने के लिए और उस पर 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया। आपने 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी लोन लिया, ऐसा तो है नहीं, कई बार आप अगर कोई एसेट बना रहे हो तो 2 करोड़ का लोन लिया, 2 करोड़ अभी आए और अभी लग गए 2 करोड़, धीरे धीरे लगेंगे, खर्च होंगे। तो जब तक वो पूरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है उस दौरान उस पैसे का क्या करेंगे, आप बताइए क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे तिजोरी में, या कहीं बैंक में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कहीं इन्वेस्ट कर देंगे ताकि उससे इंटरेस्ट वगैरह या कोई इनकम आ जाए हमें, तो कहीं इन्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बैंक में रखेंगे, एफडी बनवाएंगे, कुछ करेंगे तो सही, ऐसे थोड़े ना रखे रहेंगे उसे पैसे। तो जो इनकम होगी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से
वो हमारी कॉस्ट को मान लिया 50,000 की इनकम हो गई, तो 5 लाख का इंटरेस्ट दिया, 50,000 की टेम्परेरी इनकम हुई, तो नेट कॉस्ट तो 4.5 लाख की हुई हमारी, तो 4.5 लाख को ही कैपिटलाइज करेंगे आप, पूरा 5 लाख नहीं। ये चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 से 7 इस सब कॉन्सेप्ट पर। बी लिमिटेड ने टर्म लोन लिया है 31 मार्च 2021 ईयर एंड के लिए 650 लाख, मतलब 6.5 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये अपनी फैक्ट्री को मॉडर्नाइज और डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग 120 लाख की कंप्लीट हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी 350 लाख की इंस्टॉल हो गई है, तो 120 और 350 लाख 470 लाख रुपए तो आप खर्च कर चुके हैं। बाकी के 70 लाख अभी एडवांस हमने दिए हैं इंस्टॉलेशन के लिए, जो अगले साल असेट आपको मिलने की उम्मीद है। तो और कितना पैसा मिलाकर हो गया ये 540, तो बचा 110 लाख, वो वर्किंग कैपिटल के लिए आपने यूज कर लिया। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो बिजनेस को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन ऑफ 650 lakhs ड्यूरिंग द ईयर वाज 58.5 लाख। तो आपको ये इंटरेस्ट का क्या करना है? देखो सीधी सी बात है, आपके जो 120 लाख रुपए आपके कंप्लीट हो गया बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाना चाहिए 120 लाख का इंटरेस्ट। वो कितना आएगा कि आपने जो टोटल इंटरेस्ट दिया है वो 58.5 लाख दिया है 650 लाख पर, तो 120 लाख पर प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट कितना बैठेगा, कितना अमाउंट आता है? 10.8 lakhs, ये ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में, बिल्डिंग में ऐड कर देंगे हम इसको। फिर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी में हमने 3.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, देखो बिल्डिंग हमारी जो कंप्लीट हुई है बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग खुद ही बना रहे हैं तो उसमें समय लगता है। ये नहीं है 1 दिन में 2 दिन में बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, तो बिल्डिंग बनाने में समय लगता है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट की पहली कंडीशन है उसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए बनने में। आप कह सकते हो 3 से 6 महीने भी सब्सटेंशियल है, चलो कोई बात नहीं, समय लग रहा है। स्टॉक के लिए 3-6 महीने नहीं है, स्टॉक के लिए तो 1 साल से ज्यादा का टाइम है, लेकिन वैसे एसेट के लिए 3-6 महीने साल भर आपका सब्सटेंशियल पीरियड है। लेकिन अगर आप मशीन खरीदते हो तो मशीन आएगी और इंस्टॉल हो जाएगी, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन। तो प्लांट एंड मशीनरी को लगाने में हम उसे कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, उसको वो खरीद रहे हैं और लगा रहे हैं, तो उसमें हमारा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा है। और आगे अगर हम बढ़े, एडवांस दिया है तो वो भी हमारा कोई एसेट के लिए सब्सटेंशियल टाइम नहीं है। बाकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए खर्च हो गई। तो हमारा जो टोटल खर्चा है इंटरेस्ट का वो है 58.5 लाख, इसमें से 10.8 लाख हमारा बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ गया, बाकी कितना बचा 47.7 लैक्स। ये हम P&L में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा कोई क्वालिफाइंग एसेट पर तो खर्च हो नहीं रहा है। तो 47.7 लाख P&L की डेबिट साइड में चला जाएगा और 10.8 लाख हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमने एज्यूम करा कि जो बिल्डिंग है जो प्लांट एंड मशीनरी है वो खरीदी और यूज कर रहे हैं, उसमें कोई टाइम नहीं लग रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, हमने 1 लाख रुपए का ऑलरेडी खर्चा कर रखा था साल के शुरू में क्वालिफाइंग एसेट पर, और फिर अलग अलग दिन और खर्चा होता चला गया। प्रैक्टिकली तो यही होगा, खर्चा होता रहेगा।
हमारा जो कैपिटलाइजेशन रेट है 14% है, मतलब जितना भी लोन है वो 14% के हिसाब से आता है। तो हमें बताना है कि हमारा कितना इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। तो देखिए 1 लाख रुपए ओपनिंग है, तो पूरे साल भर के लिए हमारा 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहा 12 महीने, प्लस 5 लाख रुपए भी पहली तारीख को ही खर्च कर दिए, ये भी 12 महीने। 2 लाख रुपए 1 मई को खर्च कर रहे हैं तो 11 महीने। 3 लाख रुपए 1 अक्टूबर को खर्च करें तो 6 महीना। 5 लाख 1 मार्च को खर्च करें तो 1 महीना। इन सबको टोटल करा तो 1,17,00,000 रुपए आया। मंथ से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 14% इंटू ये पर एनम है, ये मंथली अमाउंट है, तो 1/12 कर देंगे ताकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली बेसिस पर लगे, क्योंकि मंथली अमाउंट हमने निकाली है। तो 1,17,00,000 पर 1 महीने का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आता है 1,36,500। चेक कर सकते हैं। तो ये बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो जितना जितना खर्चा हमारा आ रहा है उतना उतने पीरियड के लिए हम कैपिटलाइज करेंगे। एक होती है हमारी जनरल बोरोइंग। जनरल बोरोइंग का मतलब हमने स्पेशली लोन नहीं लिया है किसी एसेट को खरीदने के लिए, हमने जनरल लोन ले रखा था। उस लोन का कुछ अमाउंट हम लोगों ने यूज करा है किस चीज के लिए, एसेट को यूज करने के लिए। बेसिकली ये यहाँ बताया जा रहा है, बट ये जनरल बोरोइंग का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। भाई 650 लाख रुपए हमने लिया था, तो एक जनरल बोरोइंग ही थी, क्योंकि उसका पैसा हम अलग अलग चीज के लिए यूज कर रहे थे। पर नाम नहीं दिया था जनरल बोरोइंग, क्योंकि उसमें लिखा था कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन के लिए लोन ले रहे हैं। तो जनरल बोरोइंग में क्या है, जितना पैसा हम यूज करेंगे उतना ही कैपिटलाइज करेंगे। When the amount borrowed is generally used for the obtaining qualifying asset, the amount of borrowing cost to be capitalized should be determined by applying capitalization rate। वही जो हमारा 14% दिया था हमने, अमाउंट से मल्टीप्लाई किया था। कैपिटलाइजेशन रेट अगर सीधा सीधा नहीं दे रखा तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट निकालते, वो अभी हम देख लेंगे कैसे निकलेगी। Amount of borrowing cost capitalized during period should not exceed the amount of borrowing cost incurred during the period। ये कहने का सेंस ये है, मान लिया आपका एक्चुअल ब्याज 1 लाख है, तो 1 लाख से ज्यादा किसी भी हालत में आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जितना इंटरेस्ट है उससे ज्यादा थोड़ी ना आप खर्चा मान लोगे। चलिए देखते हैं इन सब चीजों को। इलस्ट्रेशन नंबर 4। सी लिमिटेड ने एक लोन लिया है 500 लाख रुपए का। ये भी वही है इलस्ट्रेशन 2 की तरह। हमने इसमें से 350 लाख रुपए प्लांट के लिए खर्च करें और बाकी का जनरल वर्किंग कैपिटल में कराए। इंटरेस्ट को 70 लाख है, तो हमें बताना है क्या करना है। तो ये जो प्लांट पे हमने खर्च करे, अगर मान लिया प्लांट हमारी क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट है मतलब इसे बनाने में अगर सब्सटेंशियल टाइम लगता है तो प्रपोर्शनेट अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगी, अदरवाइज कुछ भी कैपिटलाइज नहीं है। तो ये एज्यूम करते हुए, एज्यूमिंग प्लांट टुक substantial time and plant is qualifying asset, ये एज्यूम करते हुए हमारा इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करेंगे हम, टोटल इंटरेस्ट है 70 लाख, टोटल लोन है 500 लाख, इसमें से प्लांट पर हमने खर्च किए 350 लाख, तो 49 लाख 49 लाख रुपीज प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। बाकी वर्किंग कैपिटल के लिए है, तो रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा, 21 लाख, ये कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट, ठीक है। और अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता है तो पूरा का पूरा 70 लाख कहाँ जाएगा, P&L में। इलस्ट्रेशन नंबर 5।
डी लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू करी है 1 अप्रैल 2020 को और उन्होंने 4 लाख का लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और खर्चा कब कब हुआ ये बता रखा है। कंपनी का और भी लोन है 23 लाख का जो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ऐसे ही ले रखा लोन, जनरल लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 12% है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट हमारा कंप्लीट हुआ है साल के अंत में 12 महीने में, तो सब्सटेंशियल टाइम तो लगा ही है। क्वालिफाइंग एसेट तो है ही। You are required to calculate the amount of interest to be capitalized as per the provision of accounting standard 16 and past journal entries। तो अगर हम देखें कि इंटरेस्ट कितना हमारा कैपिटलाइज होने वाला है, तो देखो वैसे ही हम करेंगे। इसको 12 महीने हो गए 5 लाख को, और 1 अगस्त को हमने खर्च किया है 8 महीने और 3 महीने। कितना हो गया हमारा? कितना अमाउंट आया? हम्म 1 करोड़ 62 लाख, है ना? ये 12 महीने के लिए है। तो एनुअल अमाउंट कितना हो गया? 13,50,000। ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि हमने 13,50,000 रुपए यूज करा है, लेकिन लोन स्पेसिफिक केवल 4 लाख का। तो इसमें से 4 लाख का तो मान लेंगे स्पेसिफिक लोन यूज किया, बाकी के 9.5 लाख हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि हमने जनरल लोन का पार्ट 9.5 लाख यहाँ यूज किया। इसको क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस पे जो रेट है वो 10% का है और इसके ऊपर जो रेट है वो 12% का। तो इस पे इंटरेस्ट कितना आया? 40,000। और इस पे इंटरेस्ट कितना आया? 1,14,000। टोटल मिलाकर 1,54,000। ठीक है, तो 1,54,000 का इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज होगा। अब हमारे को है कि जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो जनरल एंट्रीज फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, केवल जनरल एंट्री बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड ही बनानी। तो इंटरेस्ट हमने दिया कितना होगा पूरे साल में? अगर हम देखें इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जो पूरे साल भर में हमारा इंटरेस्ट है वो कितना है? 4 लाख पे 10%, 40,000। और दूसरा लोन है 23 लाख, तो 23 लाख का 12% कितना आया? 2,76,000। टोटल करा तो 3,16,000। तो पूरे साल जो हमने इंटरेस्ट दिया वो 3,16,000 का दिया। Being interest paid during the year, इंटरेस्ट देने की एंट्री बनाई। अब इस इंटरेस्ट में से 1,54,000 का कैपिटलाइज होना है और वो भी प्लांट में, है ना? तो क्या एंट्री बन जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट 1,54,000, एक लाइन छोड़कर लिख दिया मैंने टू इंटरेस्ट अकाउंट। जो इंटरेस्ट है वो है 3,16,000। तो 3,16,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है उसमें से 1,54,000 कैपिटलाइज करा हमने AS 16 के हिसाब से, क्वालिफाइंग एसेट। बाकी P&L में चला जाएगा। कितना बचा? 1 लाख। ठीक है, और वैसे तो बोला हमसे कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ओके, कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है तो एक एंट्री में सबसे पहले ही बना लेता हूँ। प्लांट बना रहे हैं हम, तो प्लांट अकाउंट डेबिट
तो बैंक इन सब का टोटल कर लेते हैं। 19 लाख। तो 19 लाख रुपए का प्लान खरीदा हमने, बनाया है, खर्चा किया उस पे, और फिर इंटरेस्ट पे खर्चा किया 3,16,000। उस इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट हमने P&L में डाला है और कुछ प्लांट में डाला है, कैपिटलाइज कर। अब हमने अलग अलग लोन ले रखे हैं। अब पैसा ऐसा यूज नहीं होता कि इस लोन का पैसा यहाँ यूज हो रहा है और इस लोन का पैसा यहाँ हो रहा है ना। जैसे मान लिया मेरे को आज 3 बच्चों ने फीस दी, मान लिया 10-10 हजार, एक ने 10,000, एक ने 12,000, एक ने 15,000। अब मैंने अलग अलग जगह पैसा खर्च किया है, तो मैं ये नहीं कहूंगा ये वाली फीस का पैसा मैंने यहाँ खर्च किया, ये वाली फीस का पैसा, ऐसा नहीं होता। पैसा आता है वो एक जगह मिक्स होता रहता है और हम खर्चा करते हैं। तो हमने अलग अलग लोन लिया है, तो ऐसा नहीं है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी बनाई है, एक बिल्डिंग बनाई है अलग अलग, तो इसका पैसा इसका, अगर हमने स्पेशली लोन इसी पर्पज के लिए लिया है तब तो ठीक है, ऐसा करेंगे। बट एक जनरल लोन ले रखे हैं अलग अलग, तो हमने बात करी थी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, और वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आई, 10 लाख का 12%, कितना हो गया, 1,20,000। 1 जुलाई को लिया है तो 2 लाख पे 14%, 9 महीने का इंटरेस्ट निकालिए। और ये 1 अक्टूबर को लिया 3 लाख पे 13%, 6 महीने का इंटरेस्ट। टोटल लोन कितने का है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई, 1,60,500 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, कितना आया, 12.35%। यही है। अच्छा, ये जो अमाउंट है, अमाउंट हमारी अमाउंट हमारी एक साथ नहीं यूज हुई है, रुक जाओ, अमाउंट को भी निकाल लेते हैं। अमाउंट है ये 10 लाख, 10 लाख, और ये 2 लाख इंटू 9/12, कितना आया, 1,50,000, और 3 लाख 6 महीने के लिए यूज करा है, तो टोटल एवरेज अमाउंट 13 लाख है जो हमने यूज करी है, 12.35% आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एवरेज जो रेट है वो 12.35%। अब ये जहां जहां पैसा लगेगा वहां पर 12.35% कर देंगे। ये क्या निकाला हमने, ये वो निकाला है जो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 12%। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4 में तो इंटरेस्ट ही दे रखा था। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखो, कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है, हमने यहां पर निकाला है, दे नहीं रखा लेकिन हमने खुद ही कैलकुलेट किया है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक हमारा जो चैप्टर रहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें हम करते हैं। इसे करने के और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। कैसे, हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते थे, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड किया था, तो सॉल्यूशन में दोनों मेथड से दिया हुआ है। ये भी सिंपल है, हमने इंटरेस्ट निकाला और प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाला और कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। एज्यूम ई लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है 1 जनवरी 24 को। इसके अलावा इन्होंने 1 लाख का लोन लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए सेम डेट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%।
कंपनी का और भी लोन है दो, एक 6 लाख का है, एक 8 लाख का है, इंटरेस्ट रेट 11 और 13% है। जो एक्सपेंडिचर हो रखा है वो हमें अलग अलग महीने में बता रखा है कितना कितना हमारा खर्चा हो रखा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो क्या है, और हम लोगों ने खर्चा जो किया है वो एक्चुअल में प्रोपोर्शनेट खर्चा है कितना। जैसे सबसे पहले जनवरी में खर्चा किया 2 लाख, तो पूरे 12 महीने के लिए बैठेगा हमारा। तो अब या तो हम 12/12 करते हैं, सीधा ही 12 से बार बार साथ के साथ डिवाइड करते रहे, या पहले सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट में एक साथ डिवाइड कर ले, बात एक ही है। तो 2 लाख का अमाउंट 2 लाख ही यूज हुआ, स्टार्टिंग से लगा रखा है, ये जनवरी से लगा रखा है। अप्रैल में हमने 3 लाख रुपए लगाए हैं 9 महीने के लिए, तो कितना अमाउंट आ जाएगा इसका, 2,25,000। फिर हम लोगों ने जुलाई में पैसा लगाया है 4 लाख, 6 महीने के लिए, तो 2 लाख बैठेगा, है ना। उसके बाद दिसंबर में हमने पैसा लगाया है 1,20,000, तो एक महीने के लिए लगाया 10,000, तो 6,35,000 रुपए हमारा एनुअल इन्वेस्टमेंट आई है। एक साल में जो इन्वेस्टमेंट करी है हमने वो 6,35,000 रुपए की करी है। अब हमारा जो लोन है, अब लोन हमारे पास अलग अलग है। एक तो हमारे पास स्पेसिफिक लोन है, कितने का, 1 लाख का। तो 1 लाख का स्पेसिफिक लोन हम मानते हैं कि इस पे लगा दिया हमने, और लोन का रेट है 10%, तो 10,000 रुपए का ब्याज तो ये सीधा लग गया है। बाकी का पैसा बचा 5,35,000। इसके ऊपर हमें एवरेज रेट लेना पड़ेगा, जो दो लोन है हमारे पास। एक लोन है 6 लाख का 11%, तो कितना आया, 66,000 इंटरेस्ट आया। दूसरा है 8 लाख का 13%, तो कितना इंटरेस्ट आया, 1 लाख। टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट 14 लाख। तो रेट कितना हो गया, 1,70,000 रुपए का खर्चा 14 लाख पे करा। 12.14%। तो ये 12.14% लगा दो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बचा हुआ अमाउंट था हमारा। तो ये कितना आ गया, पॉइंट राउंड ऑफ कर दिया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 74,950 रुपीज हमारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में, तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया है तो हमने बता दिया कि ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। और अगर हमें एंट्री बनानी है ना, तो क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना खर्चा हुआ टोटल, 10,20,000। 10,20,000 का खर्चा हुआ है पूरे साल में। इंटरेस्ट हमने कितना दिया है, तो एक तो इंटरेस्ट है हमारा 1 लाख वाला, जिसपे हमने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है। बाकी दो इंटरेस्ट 1,70 के और हैं, दो लोन, तो टोटल मिलाकर 1,80,000 रुपए का हमने क्या दिया है, इंटरेस्ट। अब इसमें से हमें बिल्डिंग में 74,950 ट्रांसफर करना, बाकी P&L में ट्रांसफर करना। तो कितना P&L में जाएगा, 1,80,000 में से 1 लाख
5050 है। अब अगर आप देखेंगे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बिल्डिंग में 10,20,000 और 74,950, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये सीधा अमाउंट लिखा हुआ है जो बिल्डिंग में डाल रखे हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आती है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग के कॉस्ट। अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कई बार क्या हो जाता है, कुछ वजह से हमारा काम रुक गया। अब ये है कि लोन पर इंटरेस्ट देना तो रुकेगा नहीं, काम रुक गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते काम रुका हुआ है एबनॉर्मल रीजन से और आप फिर इंटरेस्ट की कॉस्ट अपनी एसेट में डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक नेचुरल जो समय लगता है उससे ज्यादा समय लग रहा है तो आपको वो इंटरेस्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज करने से रोककर P&L में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बिल्डिंग बन रही है और दिल्ली में पता चला अक्टूबर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया 3 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तो 3-4 महीने कंस्ट्रक्शन रुकी रही, तो उस दौरान का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो तो P&L में डालना पड़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन of borrowing cost should be suspended during extended period in which active development is interrupted. Capitalization of borrowing cost is not suspended when a temporary delay is a necessary part of the process. जैसे लेंटर डलता है, आपको पता है बिल्डिंग में, तो उसमें 15-20 दिन 15-20 दिन लेंटर डालने के बाद उसे छोड़ा जाता है, ऐसे ही काम नहीं कर सकते उसमें, तो वो नेचुरल है, उसमें आप 15 दिन के लिए नहीं रोकोगे कैपिटलाइजेशन। लेकिन अगर एबनॉर्मल डिले हो रहा है जो नहीं होता है जनरली, तो रोकना पड़ेगा, वो भी ज्यादा टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए थोड़े ना करो। आप कैपिटलाइजेशन करना कब बंद करोगे, पूरी जिंदगी उसकी अमाउंट असेट में थोड़े ना डालते रहोगे। जब असेट बन के तैयार हो जाएगी, रेडी फॉर यूज हो जाएगी, तो बंद कर देंगे, ना कि एक्चुअल यूज। एक्चुअल यूज कर ही नहीं रहे आप, कई साल हो गए, थोड़े ना उसे कैपिटलाइज करते रहोगे। जब असेट रेडी है, कैपिटलाइजेशन करना बंद कर दो, P&L में डालना शुरू कर दो। तो जब हमारी क्वालिफाइंग एसेट यूज करने के लिए या सेल करने के लिए तैयार हो गई है, तो आप उसे कैपिटलाइज करना बंद कर दीजिए। तो रिलेवेंट एक्टिविटी जो एसेंशियल है वो कंप्लीट हो गई है। कंस्ट्रक्शन अगर पार्ट्स में, फेज में होता है, टुकड़ों में होता है, तो जितना जितना कंप्लीट होता जा रहा है उतना उतना रोकते जाएंगे, है ना। 10% काम हुआ 10% कैपिटलाइजेशन रोक देंगे, 20% हुआ 20% रोक देंगे। हमने एक पढ़ा था एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग, वो भी यहाँ पर AS में कवर होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है बोरोइंग कॉस्ट प्रोवाइड दैट बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड एक्सचेंज डिफरेंस arising from the foreign currency borrowing to the extent they are regarded as an adjustment to interest cost। देखिए, हमने लोन लिया, उस समय $1 का जो रेट था वो था 75, आज $1 78 का हो गया, तो जो ₹3 फालतू देने पड़ रहे हैं इंटरेस्ट पे, उसके बारे में बात। तो AS 16 cover exchange difference on amount of principal of the foreign currency borrowing to the extent difference between interest on local currency and the interest on foreign currency borrowing. For this purpose, the interest rate for the local currency borrowing should be considered as that rate at which the enterprise would have raised the borrowing locally had the enterprise not decided to raise the foreign currency borrowing। ये क्या कहना चाह रहे हैं, मान लिया आप इंडिया में ही लोन लेते, तो आपने 10 लाख का लोन लिया, मान लिया इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो कितना इंटरेस्ट आता, 1,50,000। अब आपने USA में लोन लिया है, अब इसके डॉलर में लिया होगा, उसका रेट कुछ और होगा,
फिर उसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सचेंज का लॉस होगा। वो कह रहे हैं अगर जब तक ये इससे ज्यादा नहीं है, इसके अंदर अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा इंटरेस्ट ही माना जाए। मान लिया यूएसए का जो बैठ रहा है वो 1,40,000 बैठ रहा है, तो 1,50 के अंदर अंदर है ना, ठीक है, इंटरेस्ट ही है। 1,50 से ऊपर होगा तो इंटरेस्ट नहीं होगा। मतलब हम ये मानेंगे कि इंडिया में ही लोन लिया होता तो क्या, if the difference between the interest on local currency borrowing and the interest on foreign currency borrowing is equal to or more than the exchange difference on the amount of principal of the foreign currency, जो प्रिंसिपल है उसमें जो डिफरेंस है उसे भी कंसीडर करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझेंगे इसे, तो हम AS 16 में कवर करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल नंबर 8 और 9 से इसको पूरे को समझते हैं। एफ लिमिटेड ने एक लोन लिया है 20,000 US डॉलर में 1 अप्रैल 2024 को फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एनुअली। 1 अप्रैल को एक्सचेंज रेट था 40 रुपए मान लिया डॉलर का, एक्सचेंज रेट साल के अंत में मान लिया 43 हो गया। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंड, जिसको हम इंटरेस्ट ही मानेंगे। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट जो हमने लिया है अगर वो इंडिया में लेते तो वो 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है या 13। तो पहले हम 11% की बात करते हैं। देखो हमने लोन लिया है US डॉलर में, और US डॉलर में लोन हमारा है 20,000 डॉलर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो कितना इंटरेस्ट हो गया 1,000 डॉलर, ठीक है। अब इस 1,000 डॉलर पे हम लोगों को क्या रेट अमाउंट साल खत्म हुआ मार्च 31, 25 को ये US डॉलर पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। कितने का बैठेगा ये, रेट 43 का है ना इस दिन, तो 43,000 रुपीज का तो एक तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है जो जो हम पढ़ रहे हैं वो है इस बारे में कि हमारा US डॉलर का जो लोन है, अरे भैया ये 20,000 US डॉलर का लोन है, इस पर हमें 3 रुपए का नुकसान हो गया पर डॉलर। जब हमने लोन लिया था उस समय रेट था 40, आज है 43, तो आज अगर लोन वापस करना पड़ेगा तो हमें 43 पर डॉलर देना पड़ेगा, जबकि लिया था 40 के हिसाब से। जिस समय हमने लिया कन्वर्ट किया उस समय हमें मिले 40, आज हमें वापस करने पड़ेंगे 43, तो 3 रुपए पर डॉलर का नुकसान हो रहा है। और 20,000 डॉलर पे कितने का नुकसान हो रहा है, तो टोटल हमारी ये वाली जो कॉस्ट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है इस कॉस्ट को भी इंटरेस्ट मान लो। अगर लोकल करेंसी में आप इंटरेस्ट लेते और वो इस अमाउंट तक का होता तो ये टोटल कितने का हो रहा है 1,03,000। दोबारा से समझो, सुनो, हमने लोन लिया इंडिया के बाहर से, उसके ऊपर 5% का ब्याज है, इंडिया में कन्वर्ट करके रुपीस हमें 43,000 चाहिए, साथ ही साथ हमें 3 रुपए पर डॉलर के हिसाब से 60,000 का नुकसान हो गया। भाई आप एक बताओ, आपने यूएसए डॉलर में लोन क्यों लिया है, इंटरेस्ट बचाने के लिए। अब अगर वो कुछ नुकसान हो रहा है तो वो भी तो इंटरेस्ट से रिलेटेड ही हुआ ना, इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमने लोन लिया था। टोटल हमारी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं 1,03,000 जो खर्चा या लॉस हो रहा है। मान लेते हैं ये US डॉलर से लोन लेते ही नहीं, लोन लेते इंडिया में, तो इंडिया में आप लोन कितने का लेते, आपने जिस दिन लोन लिया उस दिन 20,000 डॉलर का लोन लिया ना, और वो इंडिया में कन्वर्ट हुआ 40 रुपए के हिसाब से।
इसका मतलब आपको कितने पैसे की जरूरत है? 8 लाख। तो इंडिया में आप 8 लाख रुपए का लोन लेते, और इंडिया में इंटरेस्ट कितना पड़ता है आपको? 11%। 88,000 रुपीज। तो अब 88,000 रुपए का जो लोन इंडिया में लेते हैं, तो ये AS16 में कवर होता है या नहीं? तो ये कह रहे हैं हम इसमें से 88,000 AS16 में ही कवर कर लें, क्योंकि अगर आप इंडिया में लोन लेते तब भी तो ब्याज का 88,000 लिखते, उतना आप लिख लो। बाकी कितना बचा? 15,000। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पर, ये वहां कवर होगा। तो वो ये कहता है कि इसको, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसे कैपिटलाइज कर दो या आप इसे P&L में भी डाल सकते। बात समझ में आई? अगर अगर दूसरा पार्ट है 13% के हिसाब से इंडिया में लोन लेते आप, तो कितना ब्याज देते हैं आप? कितना? 1,04,000। तो इंडिया में 1,04,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो AS16 के हिसाब से हमारा डील होता या नहीं, और आप कैपिटलाइज कर देते। तो अब आपका जो 1,03,000 रुपए का आपका US डॉलर की वजह से कॉस्ट आ रही है, 1,03,000, जो इंडिया में आता है उससे भी सस्ता ही पड़ रहा है। तो सारा का सारा AS16 की रेंज में आ रहा है, तो AS16 में कवर हो जाएगा। तो ये तो केवल कैलकुलेशन के लिए कर रहा है, इसका कोई रोल नहीं है, ये एक इमेजिनरी फिगर है, केवल कैलकुलेशन करने के लिए कि कितना हिस्सा AS16 में कवर होगा, मतलब कैपिटलाइज होगा, और कितना हिस्सा AS11 में कवर होगा, मतलब P&L में जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब हमें इलस्ट्रेशन नंबर 9 दे रखा है कि 31 मार्च तक, 28 तक हमारा खर्चा हुआ है 5 लाख। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करा हमने, फिर हमने लोन ले रखा है, फिर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करा, फिर कैश पेमेंट हुई, प्रोग्रेस पेमेंट मिली, न्यू बोरिंग कॉस्ट बता रखी है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कितना कैपिटलाइज करना है हमसे ये बोल रहा, पूछा है हमसे। तो बार बार हमें अलग अलग टाइप के खर्चे दे रखे हैं, और उसके बारे में हमसे बातचीत कर रखी है, पूछी है कि कितना हमें कैपिटलाइज करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारा खर्चा कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दो बातें हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो जो हमारा अमाउंट है वो कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना। देखिए हमें बता रखा है जो साल के पिछले साल के अंत में, मतलब इस साल के शुरुआत में कहें या पिछले साल के अंत में कहें, तो 5 लाख रुपए तक का खर्चा हो चुका था, और हम लोगों ने पिछले साल 26,000 रुपए कैपिटलाइज कर दिए थे। तो कहा जाए तो इस साल की ओपनिंग वैल्यू 5,26,000, ये इस साल की ओपनिंग वैल्यू। पिछले साल तक पुराना लोन 2 लाख रुपए का था, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया। इस साल का नया लोन है 2 लाख का, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। न्यू लोन है 2 लाख का, तो टोटल हमारा लोन हो गया 4 लाख का। ठीक है, अब 4 लाख रुपए का हमारा जो लोन है, ये पुराना और नया मिलाकर है। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू 5,26,000 जो ऑलरेडी हम खर्च कर चुके हैं। 1 लाख रुपए असेट ट्रांसफर टू कंस्ट्रक्शन, हमने और असेट कंस्ट्रक्शन में डाली है, मतलब खर्चे को और बढ़ाया है।
प्लस न्यू एक्सपेंडिचर जो इस साल हुआ है 1 लाख रुपए का असेट की कॉस्ट है, कुछ कैश पेमेंट है 75,000। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, ये कितना 7,01,000। और ये लिखा प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड का मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है हमें पैसा मिल रहा है, कुछ इनकम हो रही है, या कोई अगर ये हम कुछ बना रहे हैं तो कुछ बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पैसा मिल गया वो 3.5 लाख रुपए का मिल गया। तो इसका मतलब हमारी जो नेट कॉस्ट रह गई है हमारी, वो 3,51,000 रुपए रह गई। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,51,000 रुपए का है। जो कॉस्ट है इंटरेस्ट की कॉस्ट, वो 13% के हिसाब से कितना होता है, 52,000। तो हमें एक बात ध्यान रखनी थी कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट है उससे ज्यादा हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते ना। तो हमारा जो पिछले साल तक का इंटरेस्ट कॉस्ट था वो 26,000 था, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास टोटल इंटरेस्ट है 52,000। अगर हम ये माने कि हमारा जो टोटल पैसा, अब एक तो ये हो गया कि भैया हमारा टोटल 3,51,000 रुपए की नेट कॉस्ट है, उसमें हमें कैपिटलाइज करना। तो अब सारा का सारा सवाल है प्रोपोर्शनेट अमाउंट कर देंगे, जो हम करते हैं क्या, इंटरेस्ट अपॉन लोन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड या कॉस्ट इंकर्ड, ये होता है हमारा। तो इंटरेस्ट हमारा है टोटल 52,000, लोन है हमारा 4 लाख, और जो अमाउंट हमारे को कैपिटलाइज करनी है वो 3,51,000 से रिलेटेड करना है। तो कितना अमाउंट आ गया ये, हम्म 630, 45,630, ठीक है। तो ये अमाउंट हमने कैपिटलाइज कर दी। जो टोटल हमारा इंटरेस्ट था 13%, 4 लाख रुपए के ऊपर, उस हिसाब से हमने कर दिया, मतलब 13% के हिसाब से कर दिया। क्योंकि जो बोरोइंग है ये मैंने एज्यूम करा है कि नया लोन जो है वो साल के पहले दिन ही लिया है, ऐसा मैंने एज्यूम किया, ठीक है। चलिए आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, कुछ स्पेशल बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग ए पीरियड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द, तो जितना हमने एक्चुअल में खर्चा किया है उससे ज्यादा हमारा कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। फाइनेंस चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ऑन लीज, वो भी बोरोइंग कॉस्ट होता है, उसे कैपिटलाइज करना है। लेकिन अगर आपने कोई एसेट खरीदी और उसे खरीदते यूज करने लग गए हैं तो फिर आप कुछ भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर हमारी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी और सब्सटेंशियल टाइम लग नहीं रहा उसे बनाने के लिए या यूज करने के लिए। Interest on deferred credit for buying an asset incurred after the asset is put to use is not capitalized। तो ये asset इस्तेमाल होने के बाद में लोन ले रहे हो फिर तो मतलब ही नहीं उठता ना। asset यूज होने के बाद कोई भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। शिप बिल्डिंग, कार बिल्डिंग, वाइन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो होते हैं वो इन्वेंट्री वगैरह में टाइम लगता है उसे। तो उन सब, वो सब क्वालिफाइंग एसेट है और हम उसमें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर क्वालिफाइंग एसेट पार्ट्स में बन रही है तो कैपिटलाइजेशन हम पार्ट के हिसाब से रोक देना चाहिए जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए। इफ सम बोरोइंग कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड टू ए स्पेसिफिक एसेट, तो वो स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड कैपिटलाइज होना चाहिए।
If the borrowing cannot be specifically identified, the borrowing cost should be found by applying the weighted average of the interest rate, जो हमने कई क्वेश्चन में किया है. If any inventory is required to be kept in store because it cannot be sold, तो स्टोरेज कॉस्ट वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकती है, वो तो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट बनने के बाद में आप लगा रहे हैं रखने के लिए, वो कभी भी स्टोरेज कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज नहीं होगी. Borrowing costs include interest on short-term working capital finance which existed when the qualifying asset was being developed. तो अगर आपने कोई बोरिंग कॉस्ट में तो सारी चीजें आती है, लेकिन आपको वही देखना है सब्सटेंशियल, वो सारी चीजें लगानी है. मतलब शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, लोन आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है. Asset may take a period of more than 12 months to be ready for intended use or sale. Borrowing costs are capitalized when it is probable that future economic benefit will be received and cost can be measured. अगर कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बोरिंग कॉस्ट को पीएनएल में डाल देंगे. कैपिटलाइजेशन का ऑब्जेक्ट ये है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन या डेवलपमेंट है एक एसेट की, वो और कॉस्ट हमारा टू चार्ज द कॉस्ट दैट विल बेनिफिट फ्यूचर पीरियड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड बेनिफिटेड. अगर हम लोन पर जो इंटरेस्ट है वो आज हम पीएनएल में डाल देंगे तो एसेट का यूज तो आज हो नहीं रहा है, यूज होगा फ्यूचर में, उससे आप रिवेन्यू जनरेट करोगे, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी सही नहीं बैठेगा, क्योंकि आप यूज करोगे एसेट फ्यूचर में, उससे बेनिफिट फ्यूचर में हो रहा है, उसका खर्चा आज ही लिख दिया आपने पीएनएल में, इसीलिए उसे कैपिटलाइज करने को बोला गया. और बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बार बार हमारी बात हुई. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कंप्लीट किया है 16, जिसके अंदर हमने काफी न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस कंप्लीट किए हैं, एग्जाम में आ भी सकते हैं. तो एक वो भी बहुत अच्छा था जहाँ AS 11 और 16 में भी हम डिवाइड करते हैं. तो मैंने कोशिश करी है हर वैरायटी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए थे. बाकी आप एक बार CS स्टडी मटेरियल से भी देख लीजिएगा उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ